सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सकीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद है मुजम्मिल और वर्दी। आप सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप जो सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर ख्वाजा असद कहते हैं कि ये जो अली मीन गंडापुर और बिस्सा बीबी को जो एक रिलीफ मिला है वो एस्टेब्लिशमेंट से किसी डील का नतीजा है, और जो खान साहब को अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, इनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील चल रही है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब आधा सच बोल रहे हैं। पहली बात यह है कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है, उनका केपी जाना, सीएम हाउस में ठहरना, गंडापुर का इस्लामाबाद की तरफ ना आना, डी चौक के लिए एहतजाज ना करना, 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई का कोई एहतजाज ना करना और आराम से इसको कबूल करना, ये सब एक एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग और अरेंजमेंट है। वरना पहले तो ये कह रहे थे ना, तरमीम जी पास होगी तो हम डी चौक आएंगे, हम सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। गंडापुर या अफरीदी की हलफ बर्दारी में भी पहुंचे। तो ये सब यकीनन अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है, और बगैर अंडरस्टैंडिंग के तो नहीं ऐसे काम होते। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग को पीएमएलएन की गवर्नमेंट खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि ये अंडरस्टैंडिंग पीएमएलएन की गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए है। एस्टेब्लिशमेंट ठीक है। पीटीआई से अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है कि वो इस हुकूमत को चलने दे। एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ ये अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है कि वो हुकूमत को गिराने की कोई जद्दोजहद ना करे, वो सिस्टम को डीरेल ना करे, वो सिस्टम को चलने दे 5 साल तक। और जो असेंबलियां बन गई हैं, इनको चलना चाहिए। अब गंडापुर का जी इसमें फायदा है क्योंकि गंडापुर खुद एक सीएम है, और ये बात जब कहा जाता है कि सिस्टम को चलने दें, तो गंडापुर को समझ आती है कि उनकी असेंबली भी चलेगी। अगर सिस्टम लपेटा जाएगा तो उनकी असेंबली भी लपेटी जाएगी, उनकी वजारतें अलग भी जाएगी। तो लिहाजा पीटीआई में गंडापुर इस वक्त उस ग्रुप की क्यादत कर रहे हैं जो सिस्टम को चलाना चाहता है, और सिस्टम को चलाने के लिए पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहा है और मुफाहमत भी कर रहा है। और इस मुफाहमत में अब बुशरा बीबी का जो वजन है वो भी गंडापुर के साथ है। वो भी नहीं चाहती कि गवर्नमेंट को गिराने के लिए कोई बहुत ज्यादा शोर मचाया जाए, को आउट ऑफ द वे जाया जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई के अंदर बातचीत है, वो मौजूदा हुकूमत को मजबूत करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए और इसके मसाइल कम करने के लिए है। वो इसलिए नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इस हुकूमत से जान छुड़ाने के। माजी में ऐसा होता था कि एस्टेब्लिशमेंट किसी जब हुकूमत से जान छुड़ाना चाहती थी तो अपोजिशन से अंडरस्टैंडिंग पैदा करती थी, और उस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हुकूमत की छुट्टी कराती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। इस बार आप ये मत समझें कि एस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की बातचीत के नतीजे में कोई पीटीआई इक्तदार में आ रही। ऐसा नहीं है कि कोई इमरान खान की रिहाई हो रही है, ऐसा नहीं है कि कोई पीटीआई के इक्तदार में आने के चांस बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई मौजूदा हुकूमत को खतरा है, बल्कि मौजूदा हुकूमत तो 26वीं तरमीम के बाद मुस्तहकम हुई है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की और गंडापुर की और जो पीटीआई के अंदर मुफाहमत का दड़ा है, उसकी बातचीत सिस्टम को चलाने के लिए, मौजूदा हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए, सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम देने के लिए और सिस्टम को डिरेल होने से बचाने के लिए है। तो ये अंडरस्टैंडिंग ख्वाजा आसिफ साहब के मफाद में है। उनको ताकतवर करने के लिए बातचीत हो रही है, उनको निकालने के लिए तो बातचीत नहीं हो रही। एडहॉक जजेस का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस बड़े कम है, इसकी क्या रीजन है? और वो फुल कोर्ट मीटिंग में भी नहीं बैठ रहे। आप इस डेवलपमेंट पे क्या कहेंगे? लेकिन वैसे तो आइन बहुत वाजे है कि एडहॉक जज और आम जज में कोई फर्क नहीं है। आइन में वाजे लिखा हुआ है कि जो एक बंदा एक दफा सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, चाहे वो एडहॉक जज हो चाहे मुस्तकिल जज हो, दोनों सूरतों में वो उसके पास सुप्रीम कोर्ट के जज के तमाम इख्तियारात हों। मसलन एडहॉक जज भी किसी का केस सुनते हुए उसकी फांसी को उम्र उम्र कैद में बदल सकता है या उसको रिहा कर सकता है। एडहॉक जज भी केस सुनते हुए कोई भी रिलीफ दे सकता है, जैसे कि मुस्तकिल जज दे सकता है। ये इस्तेलाह मुनीब अख्तर साहब ने निकाली थी कि जी, मुनीब अख्तर साहब ने जब एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने कहा था नहीं, इन जजेस को आप सब स्टैंडर्ड और बी क्लास जजेस समझें, और इनको फुल कोर्ट में भी ना बिठाएं, इनको रेगुलर आईनी बेंचेस में भी ना बिठाएं,
इनको बड़े केसेस भी ना दें और ये आम छोटे मोटे केसेस करें जो कि बड़े मुस्तकिल जज नहीं करते और छोटे केसेस रह जाते हैं, तो वो इन एडहॉक जजेस से कराए जाए। और उसके बाद से हुआ ये कि जी एडहॉक जजेस को जो है वो मेन केसेस मिलने बंद हो गए। लेकिन जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया उसके बाद मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से निकाला गया, तो मुनीब अख्तर साहब फिर काजी साहब ने एडहॉक जजेस को मेन केसेस देने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि आज जो बात मुनीब अख्तर साहब कह रहे हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है। मुझे लगता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जब मुनीब अख्तर साहब दोबारा आए हैं तो उन्होंने अपनी वही जिद दोबारा रटा दी होगी कि जी मैं एडहॉक जजेस को अपने बराबर का जज नहीं मानता, बल्कि मैं खुद को सुपर जज और एडहॉक जजेस को कम तर जज मानता हूँ। और मैं खुद सुपर सिटीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हूँ और वो एडहॉक जजेस बी क्लास सिटीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आइन के मुनाफी बात है। लेकिन चूंकि मुनीब अख्तर साहब ने काफी दफा आइन को रीराइट किया है और वो समझते हैं कि जो वो कह रहे हैं वही आइन है, लिहाजा ये एडहॉक जजेस के हवाले से भी इस तरह मैं जो बात कर रहा हूँ वो मिनट्स ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स हैं। मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा कि उन्होंने एडहॉक जजेस को फुल मेन केसेस देने से मना किया, ये किया। तो मेरे ख्याल में ये मुनीब अख्तर साहब के दबाव पे ऐसा हुआ है, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। या अफरीदी साहब ने एक कमजोरी दिखाई है बतौर चीफ जस्टिस, अगर उन्होंने मुनीब अख्तर साहब के मौकफ के आगे सरेंडर किया है। उनको चाहिए था कि वो कहते कि आइन में लिखा है कि जो बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए वह एडहॉक हो या रेगुलर हो, उसके इख्तियारात बराबर हैं, वो हर केस सुन सकता है और मैं फुल कोर्ट में भी उसको बिठाऊंगी। ये इसलिए नहीं बुलाया ना कि जिनका ख्याल था कि फुल कोर्ट में उनका वोट होगा, फुल कोर्ट में वो अपनी राय देंगे तो हमारे बराबर आके राय देंगे तो हमारी अक्सरियत कम हो जाएगी, हम अकलियत में हो जाएंगे, उनके वोट हमारे खिलाफ होंगे, इन्हें सरदार तारिक मसूद से खतरा है कि वो हमारी सोच का नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सियासी फैसला है, ये कोई इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं है। इसी से हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सियासत होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं बल्कि अपने सियासी मफाद की खातिर बात करते हैं। जी। पीटीआई ने सर अपनी बड़ी जो एसोसिएशन है और होप्स है बड़ी जोड़ ली है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतने जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जब अगर जीतते भी हैं तो क्या उनकी न्यूट्रल राय होगी पाकिस्तान को लेके, या वो इमरान खान के हक में कुछ कर पाएंगे? एक तो ये बात कहना बहुत कबल अज वक्त है, अभी अमेरिकी इंतखाबात में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर ट्रंप जो है वो ट्रंप जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ पड़ेंगे। पाकिस्तान इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के लिए वो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा देंगे, इमरान खान को जेल से निकालने के लिए CIA कॉम्बैट ऑपरेशन कर लेगी, या पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाएगी, या IMF का लोन रोक दिया जाएगा, या क्या कर अमेरिका जो है पाकिस्तान से कुट्टी कर देगा कि जब तक आप इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं लाएंगे। मैं ऐसा नहीं समझता, मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है। ठीक है। मेरे ख्याल में हुकूमतों के और ममालिक के दरमियान ताल्लुकात ऐसे नहीं होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो ट्रंप के लिए मोहब्बत दिखाई जा रही है PTI के लिए, ये कल को ये ऐसी मोहब्बत है जैसी कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान के लिए दिखाई जा रही थी, और अब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ हम गुफ्तगू देखते हैं। सर ये तो सलमान अकरम राजा ने चैलेंज कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन था पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, आपको क्या लगता है ये डिसीजन अब बरकरार रहेगा या खत्म हो जाएगा? नहीं, ये तो एक कंसेंट ऑर्डर है। आप देखें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। जब चीफ जस्टिस शहजाद थे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट किए बगैर खुद ही ट्रिब्यूनल्स जो है वो नॉमिनेट कर दिए थे। आइन में लिखा है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे इत्तेफाक राय से। उन्होंने इत्तेफाक राय नहीं किया और कहा कि ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इस काम के लिए उन्होंने एक रिट कराई लाहौर हाई कोर्ट में, वो शाहिद करीम साहब ने सुनकर कहा कि चीफ जस्टिस अकेला ही कर दे, सबने आइन अमेंड कर दिया शाहिद करीम साहब ने। उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की शाहिद करीम के ऑर्डर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट तब तक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तब्दील हो चुके थे, उनकी जगह आलिया नीलम आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन में लिखा है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलकर बनाएंगे, आप दोनों मिलकर बना लें। तो उन्होंने मिलकर एक इत्तेफाक राय से ट्रिब्यूनल बनाने का जो नोट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इत्तेफाक राय हो गया, लिहाजा आइन कंप्लाई हो गया, लिहाजा पहला ऑर्डर खत्म हो गया और जो नया इत्तेफाक राय था, ये कोई सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल नहीं बनाए, ये तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इत्तेफाक राय से बनाए। मैं नहीं समझता कंसेंट ऑर्डर टूट सकता है। मतलब अगर आप क्या कहेंगे कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इत्तेफाक राय है वो गलत हुआ है, या आप ये सलमान अकरम राजा की ये प्ली होगी कि जी दोनों का इत्तेफाक राय के बगैर बनना चाहिए? मैं नहीं समझता ऐसा मुमकिन है। मैं समझता हूँ सलमान अकरम राजा की ये पिटिशन इज ऑन अ वीक ग्राउंड, और वो इसकी आईनी और कानूनी कोई हैसियत नहीं। वैसे भी ये मामला अब आईनी बेंच के पास जाएंगे, सलमान अकरम राजा के मनपसंद जजेस के पास शायद नहीं जाएंगे, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो पंजाब के ट्रिब्यूनल हैं ये खत्म होंगे। ये कॉन्सेंट ऑर्डर है, ये इत्तेफाक के राय से बने हैं, ये खत्म नहीं होंगे।